टेस्ला की फुल सेल्फ ड्राइविंग से पहले, कोमा की एआई ओपन ऑटो पायलट से पहले, जीएम की सुपर क्रूज से पहले गूगल काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था अपना खुद से चलने वाली गाड़ियों के ऊपर 2009 से ही। हम सबको वो वीडियोस तो याद है जब गूगल यूज़ करता था टोयोटा प्रिउसेस और लेक्ससेस को अपने टेस्ट जो उनका रेस ट्रैक होता था वहाँ पे और अलग अलग गलियों में 2010 के आसपास। हालांकि बहुत सारे लोग इस पर यकीन नहीं कर रहे थे कि गूगल ऐसा कुछ कर पाएगा, जो गूगल ऐसा सोच रहा है कि इतने ही कम समय में वो गाड़ियों को खुद से चलने वाला बना देगा। मगर क्योंकि गूगल इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था और साथ ही साथ उसकी टेक्नोलॉजिकल पोजीशन भी काफ़ी अच्छी थी, वो ये कर सकता था। मगर बीते कुछ सालों में जो भी हाइप बनी थी गूगल की खुद से चलने वाली गाड़ियों की, वो सारी टेस्ला पे आ चुकी है, जबकि गूगल से भी 6 साल बाद आई थी टेस्ला। और इसी के साथ साथ गूगल के जो सेल्फ ड्राइविंग कंपनी की वैल्यूएशन है वेमो की, वो भी काफ़ी कम हो चुकी है। 2018 में मॉर्गन स्टैनली ने वेमो की जो वैल्यू बताई थी वो $175 बिलियन बताई थी, और जो कि बाद में जाके $100 बिलियन हो गई थी अगले साल ही। और साथ साथ 2020 की शुरुआत में ही वेमो ने 3.2 बिलियन की फंडिंग राउंड कंप्लीट किया था, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू हो गई थी $30 बिलियन की। तो ऐसा क्या हुआ जिससे पहले तो लगता था कि जो सब खुद से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उसका जो प्रोजेक्ट का लीडर होगा वो उस टेक्नोलॉजी को क्या हो गया जिसका नाम था द गूगल कार प्रोजेक्ट। अगर इतिहास को देखा जाए तो गूगल कार प्रोजेक्ट की शुरुआत एक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर जिनका नाम था सेबेस्टियन थर्न उनसे शुरू हुई थी। सेबेस्टियन थर्न बहुत सारी रिसर्च कर रहे थे ड्राइवरलेस गाड़ियां बनाने के लिए स्टैनफोर्ड में ही, और 2005 में उनकी और उनकी टीम को DARPA की ग्रैंड चैलेंज को जीतने का मौका मिला था, क्योंकि उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी बनाई थी स्टैनली रोबोट कार के नाम से। चैलेंज के तौर पर 132 माइल उस गाड़ी ने ड्राइव किया था रेगिस्तान में बिना किसी ड्राइवर के, जिसकी वजह से $2 मिलियन का उन्हें कैश प्राइज मिला था। इस सफलता के बाद गूगल ने उन्हें प्रोफेसर थर्न को हायर कर लिया और साथ ही साथ उन्हें गूगल की एक्स रिसर्च लैब में लीडर के तौर पर अपॉइंट कर लिया। गूगल एक्स रिसर्च लैब एक ऐसी लैब है जहाँ पे गूगल नई नई चीज़ों पे काम करता है जो कि उन्हें चांद तक पहुँचा सकती है, जैसे कि हो गया गूगल ग्लास। हालांकि प्रोफेसर थर्न काफ़ी समय तक गूगल के इस प्रोजेक्ट में रहने नहीं वाले थे, मगर जो उनका प्रोजेक्ट था गूगल का 2009 तक उन्होंने काफ़ी अच्छी फाउंडेशन रख दी थी उसकी बुनियाद। प्रोफेसर थर्न अपनी पॉपुलर ऑनलाइन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन उडेसिटी के लिए 2011 में चले गए थे। अब बात करें गूगल के कार प्रोजेक्ट की, गूगल ने स्टार्ट किया था अपने 6 गाड़ियों के साथ, जिनमें 6 थी टोयोटा प्रूसेस और साथ साथ एक ऑडी TT, जिसमें पहले ईयर में उनका टारगेट था 1,40,000 माइल्स का, जो कि बिना इंसान के हो सके। इस चीज़ को करने के बाद 2011 में गूगल ने टोयोटा प्रूसेस को 23 लेक्सस RX 450h SUV से बदला, और इस बदलाव के बाद हमने गूगल की तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं सुना उस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी सालों तक। इसके बाद जो हमें कोई बड़ी अपडेट मिली तो वो अप्रैल 2014 में मिली, जब गूगल ने ये कहा एक ब्लॉग पोस्ट में कि जो उनकी गाड़ियाँ हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पा ली है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी काम कर रही है वो, और इसकी वजह से मुश्किल से मुश्किल हालात भी वो झेल सकती है। इस अपडेट के बाद मई 2014 ने गूगल ने अपनी आइकॉनिक छोटी सी गाड़ी लॉन्च करी जिसमें ब्रेक्स नहीं थे, एक्सीलरेटर नहीं थे, स्टीयरिंग व्हील भी नहीं था। उस गाड़ी की टॉप स्पीड थी 25 माइल्स पर आवर, और उसे ये कहकर लाया गया था कि उसमें यूज़र इनपुट की कोई ज़रूरत नहीं, मगर इंसान के चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी स्पीड वैसे ही बहुत कम है और उसमें कुछ ज़्यादा रिस्क भी नहीं है। उनके इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने के बाद भी जो उनकी लेक्सस SUV थी उनमें से एक फरवरी 2016 में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि जो डैमेज होता है उसको वो इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उसकी स्पीड सिर्फ 2 माइल्स पर आवर थी गाड़ी की। अब इसमें ज़्यादा बड़ी बात इसलिए भी नहीं थी क्योंकि पहले भी ऐसे एक्सीडेंट्स हो चुके थे, मगर इस एक्सीडेंट में और बाकी एक्सीडेंट में ये डिफरेंस था कि पहले के एक्सीडेंट लोगों की गलतियों की वजह से होते थे या किसी और चीज़ की वजह से, मगर इस बार गूगल की गाड़ी की गलती हुई थी। क्योंकि एक छोटा सा ही एक्सीडेंट था, गूगल ने अपना कंटिन्यू रखा सारी चीज़ों को करना, और वो एरिज़ोना में शिफ्ट हुए 2016 की अप्रैल में, और वहाँ पे उन्होंने एक्सपेंड किया। वहाँ पे एरिज़ोना उन्होंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो जानना चाहते थे कि वहाँ की गर्मी और जो धूल है तो वो गाड़ी के सेंसर्स पर क्या असर करेगी। कॉर्पोरेट चीज़ों में कुछ बदलाव की वजह से गूगल का जो कार प्रोजेक्ट था उसका नाम बदल के उसकी खुद की कंपनी बना दी गई जिसका नाम था वेमो। नाम बदला था, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी थी पहले जैसी। उसके बाद वेमो जो है वो फिएट क्राइसलर और जैगवार की टीम में जाने वाली थी, जो कि पैसिफिक या मिनीवैन्स के जो आज हम देखते हैं वो उसकी टीम पे काम कर रहे थे। और उसी के कुछ टाइम बाद भी 100% ऑटोनोमस राइड शेयरिंग सर्विस, यानी कि खुद से चलने वाली राइड शेयरिंग सर्विस जैसे टैक्सी वगैरह हो गई, वो 2017 में उन्होंने लॉन्च कर दी। और बीते कुछ सालों में
गूगल काफ़ी ज़्यादा अपने सिस्टम की टेस्टिंग कर रहा है राइड शेयर वाली, और काफ़ी ज़्यादा शहरों में टेस्टिंग कर रहा है, LA में हो गई या कुछ सिटीज़ हो गई फ्लोरिडा में और फिनिक्स एरिजोना में भी। और 2020 की शुरुआत में गूगल के पास 6000 गाड़ियाँ थी जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा राइड शेयर कंप्लीट करी थी उस प्रोग्राम की शुरुआत से। मगर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इन गाड़ियों में गूगल ने किसी भी तरह का सेफ्टी ड्राइवर नहीं बिठाया था। इसी के साथ साथ गूगल आगे भी 62,000 क्राइसलर पैसिफिकास को ऐड करने की सोच रहा है, और साथ ही साथ 20,000 जैगवार आई-पेस SUVs को भी ऐड करने की सोच रहा है अपनी लिस्ट में। इसी के साथ साथ गूगल अपने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा है जिसका नाम है हस्की, जिसमें वो ट्रकिंग और साथ ही साथ जो कमर्शियल डिलीवरी यानी कि जो डिलीवरी करने वाली चीज़ें होती है उसमें आजमाएगा अपने। हम देख सकते हैं कि गूगल ने गाड़ियाँ बनाना बंद तो नहीं किया है, उस प्रोजेक्ट को भी बंद नहीं किया है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो वेमो की वैल्यूएशन है वो कम हो गई है, और साथ ही साथ जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो भी लोग आजकल कम देख रहे हैं। वेमो के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है उसका स्केल। हमने ये तो देखा टेस्ला के जो कमज़ोर पार्ट था उसके में कि पिछले कुछ सालों में एक गाड़ी बनाना काफ़ी मुश्किल काम हो चुका है। अब भले ही गूगल खुद गाड़ी बनाओ या फिर क्राइसलर की जैसे किसी और से अपनी गाड़ी बनवा रहा हो, उनका जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइडार इक्विपमेंट सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बनने के लिए काफ़ी आसान नहीं है। वेमो के CEO जिनका नाम है जॉन क्राफ्टशिक, उन्होंने खुद ने ये कहा एक कोट में, एक गाड़ी बनाना तो मुश्किल है मगर एक ऐसी गाड़ी बनाना जो कि वेमो की टेक्नोलॉजी से अच्छे से काम करे वो और भी ज़्यादा मुश्किल है। ना कि टेस्ला और ओपन पायलट की तरह गूगल अभी भी लाइडार सिस्टम पे अपना काम करे जा रहा है। अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता लाइडार क्या है, तो जो बड़ा सा रेडार होता है गाड़ी के ऊपर उसे लाइडार कहते हैं। हालांकि शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि खुद से चलने वाली गाड़ियों में सबसे ज़रूरी चीज़ यही होगी, मगर टेस्ला और ओपन पायलट ने ये चीज़ें बहुत अच्छे से प्रूव करी कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अच्छे कैमरा और सेंसर यूज़ करें तो इसकी मदद ली जा सकती है और इसकी ज़रूरत नहीं होने वाली। हालांकि लाइडार को यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है, मगर जिस तरह से CEO ने बताया कि इसे यूज़ करना और इसे लगाना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, तो इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा गूगल के लिए। अगर बात करें प्रोडक्शन स्केल की, तो गूगल के पास एक और बड़ी दिक्कत है प्रोडक्शन की, जो कि है डेटा कलेक्शन स्केल। गूगल के पास अपने फ्लीट में 600 गाड़ियाँ हैं सिर्फ, मगर ये काफ़ी ज़्यादा है जब हम ये पता करें कि जब गूगल ने इन सारी गाड़ियों को खुद ने खरीदा है और फाइनेंस भी खुद ही करा है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है। मगर जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने उसके अलावा भी काफ़ी सारे रास्ते निकाल लिए हैं। जैसे वेमो ने 20 मिलियन ऑटोनोमस माइल्स करे थे 2020 की स्टार्टिंग में, जबकि टेस्ला ने 3 बिलियन माइल्स कंप्लीट किए थे, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है गूगल से। ओपन पायलट का इस्तेमाल करते हुए भी एक छोटा स्टार्टअप जो था वो 30 मिलियन सेल्फ ड्राइविंग जो माइल्स है वो कंप्लीट कर पाया सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी को बेच के। मगर जब गूगल ने अपनी टेक्नोलॉजी को प्राइवेट रखा, जब तक वो उन्होंने अपना कोड डेवलपमेंट पूरा नहीं कर लिया, लेकिन उनसे उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि उनके पास जो बड़ा डेटा होना चाहिए था वो उनके पास नहीं रहा, और ये चीज़ बढ़ती रहेगी जब हम आगे बढ़ेंगे। इन सब के साथ साथ वेमो की सबसे बड़ी एक दिक्कत है वो है HD मैप्स पे डिपेंडेड होना। HD मैप्स क्या होता है कि एक आपके जो आसपास का रोड्स और जो उनके आसपास जो चीज़ें हैं उनका एक फ़ोटो और उसका मैप तैयार कर लेता है। उसी के साथ साथ उसे अपडेट भी करना पड़ता है जो पायलट वेमो कार है उसके साथ, क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए तो वेमो की गाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से अपने खुद से नहीं चल सकती, क्योंकि जब एक वेमो कार सड़क पर होती है तो वो अपने आसपास की चीज़ों को स्कैन करती है और जो मैप का HD मैप्स का जो डेटा है उसके पास उससे कंपेयर करती है कि अब आगे क्या आने वाला है, साइड में कौन से टर्न्स हैं, और उससे पता चलता है कि उसे आगे क्या करना है। और दूसरी भाषा में कहें तो अगर वेमो की गाड़ियों में HD मैप्स नहीं होंगे तो वो काम नहीं कर पाएगी। अब जैसे अनस्कैन्ड एरियाज़ में तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती थी वेमो की गाड़ियों के लिए। एक और सबसे बड़ी दिक्कत थी, अगर वो मैप का स्कैन हुआ भी होता था किसी शहर में, तो जैसे ही अगर उस शहर से हम बाहर निकल रहे थे, अगर वो शहर अगर हमारा सपोर्ट भी करता था नया वाला, तो पहले हमें उसको डाउनलोड करना पड़ता था HD मैप से वाईफाई के थ्रू, क्योंकि अगर आप सेलुलर से डाउनलोड करते तो खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता, और अगर आप डाउनलोड नहीं करते तो बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस थे कि गाड़ियाँ वहाँ पे काम नहीं करती, क्योंकि भले ही उस शहर को सपोर्ट करता है वेमो, लेकिन अगर उसका मैप ही डाउनलोड नहीं है उसके बाद तो वो नहीं चल सकता। जैसा कि हम देख सकते हैं गूगल के पास स्केल और कंपैटिबिलिटी की बहुत सारी दिक्कतें थी जब बात करें अपन अनस्कैन्ड एरियाज की जहाँ पे मैप नहीं बना हुआ, और उससे भी ज़्यादा जो बड़ी दिक्कत थी वो थी कस्टमर्स की। उनके पास कस्टमर्स कम थे, और जब गूगल ने ये गाड़ी बनाने का सेल्फ ड्राइविंग की टेक्नोलॉजी को शुरुआत करी थी, उनका ये टारगेट था कि जिस तरह से एंड्रॉयड फ़ोन में चलता है सभी, उसी तरह से वेमो एंड्रॉयड हो जाए सेल्फ ड्राइविंग की दुनिया में।
और अभी भी ये उनका गोल है। अभी वो राइड शेयरिंग के सेगमेंट में भी घुसने वाले हैं, मगर ये उनकी टेक्नोलॉजी को अच्छा करने का एक पार्ट है। जो उन्होंने शुरुआत में सोचा था, जो उनका बिजनेस प्लान है, वो उससे बिल्कुल ही अलग होगा। उनका वैसे तो ये प्लान है कि जैसे ही डेवलपमेंट ख़त्म हो जाती है वो अपनी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस बाकी गाड़ी बनाने वालों को देंगे, मगर उसमें भी एक सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। उनका जो सॉफ्टवेयर है उसे खरीदेगा कौन, उनकी टेक्नोलॉजी खरीदेगा कौन, क्योंकि हर कोई अपनी खुद की सेल्फ ड्राइविंग कार और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। जैसे फोर्ड कर रहा है खुद की सेल्फ ड्राइविंग पे, जीएम कर रहा है उनकी सेल्फ ड्राइविंग पे, और साथ ही साथ यही सारा केस मर्सिडीज, वोक्सवैगन, टोयोटा के साथ भी है। फिएट क्राइसलर हालांकि गूगल के साथ आने का उसने फैसला किया है, मगर उसकी भी कोई अभी तक गारंटी नहीं है। अगर मान भी लिया उन कंपनीज, बाकी कंपनीज का जो टेक्नोलॉजी है वो फेल हो जाती है, तो वो गूगल की कंपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको क्यों चुनेंगे, जबकि उनके पास और भी काफ़ी सारा अच्छा कॉम्पिटिशन है गूगल से। और साथ ही साथ वेमो की जो टेक्नोलॉजी है वो ना कि सिर्फ मुश्किल है लगाने में और ज़्यादा तरीके से बनाने में, मगर HD मैप्स होने की वजह से उसको डाउनलोड करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मगर वेमो के पास सिर्फ यही स्ट्रगल नहीं है, साथ ही साथ उन्हें जो ये लाइसेंसिंग की इंडस्ट्री में है उसमें तो स्ट्रगल करना पड़ ही रहा है। साथ ही साथ जो बहुत सारा कंपटीशन है आपको राइड शेयर मार्केट में देखने को मिल जाएगा उन्हें, भले ही वो टेस्ला हो, ऊबर हो या लिफ्ट हो, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी कंपनीज से। हालांकि उन्होंने आइडिया तो बहुत शुरू से काम करना शुरू कर दिया था, मगर सेल्फ ड्राइविंग इंडस्ट्री में जो गूगल जिस तरीके से अभी काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनकी ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और इनका लीडर बनने का जो सपना है ग्रोथ में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब इसका मतलब यही नहीं कि वो दिवालिया हो जाएंगे या फिर उनकी कंपनी बंद हो जाएगी या ऐसा कुछ भी। ये बहुत अच्छे से हो सकता है कि वो काफ़ी अच्छा मार्केट ग्रो कर ले शहर के इलाकों में, मगर उससे ज़्यादा वो एक्सपेंड कर सकते हैं ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है। मगर किसे पता, क्या पता वो काफ़ी चीज़ें अपने पीछे छुपा रहे हैं और एकदम से लाएं और उससे उनका गेम बिल्कुल बदल जाए। क्या आपको लगता है वेमो आगे जाके सफलता हासिल कर पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको ये लगता है कि ये जो सारा कंपटीशन आप लोग देख रहे हैं सेल्फ ड्राइविंग की स्पेस में वो काफ़ी अच्छा है। और हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा आगे की फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ को हमें बताने के लिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के सवालों के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, आप देख रहे थे लॉजिकली आंसर्ड हिंदी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।